सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में 2022 रीट में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ था। नंबर ए भाषा विकास, नंबर बी नैतिक विकास, नंबर सी सांवेगिक विकास, नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। तो चॉम्स्की के सिद्धांत से जो प्रभावित विकास माना जाता है वह भाषा विकास को माना जाता है। किसको? चॉम्स्की के जो सिद्धांत से प्रभावित विकास था वो भाषा विकास का संबंध था, जबकि नैतिक विकास के संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीन पियाजे का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वभाव में दिखाई देने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। नंबर ए अधिगमित, नंबर बी जन्मजात, नंबर सी अधिगृहित, नंबर डी सांस्कृतिक। तो स्वभाव में दिखाई देने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं वह कैसी होती हैं? स्वभाव में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? नंबर ए V.F. स्किनर, नंबर बी सिगमंड फ्रॉयड, नंबर 3 गॉर्डन ऑलपॉट, नंबर 4 है रेमंड बी कैटल ने। तो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है तो वह नहीं किया है स्किनर ने। B.F. स्किनर ने किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, जबकि सिगमंड फ्रॉयड, ऑलपॉट और कैटिल ने व्यक्तित्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो वह V.F. स्किनर ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो हेनरी एवं मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो यह किया गया है कथानक संप्रत्य परीक्षण। कथानक संप्रत्य परीक्षण जो है मॉर्गन के द्वारा निर्मित किया जाने वाला परीक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवास्तविक परीक्षण है? तो कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवास्तविक परीक्षण है? तो वह माना जाता है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है संस्कृति मुक्त अवास्तविक परीक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है
कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सा बुद्धिमत्ता में सम्मिलित नहीं है? नंबर ए अंतर्व्यक्तिगत, नंबर बी प्राकृतिक, नंबर सी सांवेगिक, नंबर डी अस्तित्वकारी। तो बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर सिद्धांत में जो शामिल नहीं है वह है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धिमत्ता को गार्डन के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। जल्दी हम इसका रिवीजन करते हैं कि सृजनात्मकता चिंतन के प्रकार कौन से प्रकार से संबंधित है। तो सृजनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो यह जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है, क्योंकि अपसारी चिंतन में किसी समस्या का एक से अधिक हल खोजे जाते हैं। इसलिए सृजनात्मक व्यक्ति अपनी समस्या का हल खोजने के लिए अनेक प्रयोग करता है। तो यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो वह है सामान्य। सामान्य जो है व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए सत्य नहीं है, बल्कि स्थिर अनूठा और स्थायी यह व्यक्तित्व के सिद्धांत की धारणा के लिए सत्य माने जाते हैं, बल्कि सामान्य को सत्य नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। नंबर ए डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसथाइमिया। तो पढ़ने से संबंधित अधिगम को डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। किसके? पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है, बल्कि डिसग्राफिया जो लिखने की समस्या होती है वो उसे डिसग्राफिया के नाम से जाना जाता है, और जो गणना की समस्या होती है उसे डिसकैल्कुलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को अपराधी बालक, विशिष्ट बालक या प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या पिछड़े बालक। तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से जो वंचित बालकों को प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? नंबर ए आक्रामकता, नंबर बी चिंता, नंबर सी सुरक्षा, नंबर डी उदासीनता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन व्यवहार का लक्षण है? तो वह आक्रामकता जो है कुसमायोजन व्यवहार का लक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है?
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विविधता, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं मानी जाती है? तो नहीं मानी जाती है वह है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है कि इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न में से किसके द्वारा समझाता है? तो यह है साहचर्य। शास्त्रीय पावलोव सिद्धांत अधिगम को साहचर्य के द्वारा समझाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो वह है परपक्षता। परपक्षता जो है बालकों के लिए अधिगम की एक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है कि अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो यह जो धारणा है वो स्किनर के द्वारा अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर ए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। नंबर बी, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। नंबर 3, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो अधिगम की अवधारणा में कौन सा कथन सत्य प्रतिपादित नहीं होता है? तो वह है कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। कैसी है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया है? शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया है? तो वह सुझावित किया गया है जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ डी नोवाक के द्वारा शिक्षा में अवधारणा मानचित्र सुझावित किया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो वह वर्णनात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एक सत्र के द्वारा विशिष्ट समस्याओं के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव उद्दीपन की विधि। अगला प्रश्न है
कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति व तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर व्यक्तिगत समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना। नंबर 4 आकांक्षा स्तर। तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वह संबंधित नहीं मानी जाती है। अंतर व्यक्तिगत समायोजन। किसके अंतर्गत? अंतर व्यक्तिगत समायोजन के अंतर्गत अधिगम की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य विषय क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य दर्शन विषय जो है वो बिना बोझ के सीखना है। किसके? बिना बोझ के सीखना 2005 का मुख्य विषय माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिनियम 2009 के लिए जो सत्य नहीं है, जो चौथा सही नहीं माना, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य करना, यह सत्य नहीं माना गया है, क्योंकि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटों का कार्य निश्चित किया गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, लेकिन एक शिक्षक के लिए 60 घंटे नहीं बल्कि 45 घंटों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? तो वह नहीं दिया है, यह जो है स्टेफन एवं एम कोवे ने क्रियात्मक अनुसंधान में विकास में योगदान नहीं दिया है। कर्ट लेविन व किंगम कोरी ने इसमें विशेष योगदान दिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 क्रम सूचक मापनी, नंबर बी नामिक मापनी, नंबर सी अनुपातिक मापनी, नंबर सी समय अंतराल मापनी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस मापन न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो वह नामिक मापनी का सबसे कम प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुपातिक मापनी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मनोविज्ञान में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो, अल्बर्ट बंडूरा या लेव वाइगोत्स्की। तो इनमें से जो बाल विकास से संबंधित नहीं है माना जाता, अब्राहम मास्लो जो हैं वो बाल विकास से संबंधित नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवंशिक वैधता के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो समवयस्क समूह जो है
समवयस्क समूह अध्ययन जो है आनुवांशिकता की भूमिका के लिए वैध विधि नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति की दिखाई न देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति की दिखाई न देने वाली दैहिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह है फिनोटाइप। फिनोटाइप के रूप में एक व्यक्ति की दिखाई न देने वाली मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस का। यह लास्ट प्रश्न है कि किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है जैविक। तो किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व विस्तृत प्रणाली को जैविक दर्शाता है। तो हमारे ये 30 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और निरंतर ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी यह क्लास कैसी रही और आप आगे ऐसी क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।